गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं घर्षण के बारे में, घर्षण बल के बारे में कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस गति के नियमों के आधार पर सम्मिलित करके हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उनका यहाँ पर हम एक डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, घर्षण बल के बारे में आप सभी परिचित हैं कि दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत उपयोग है। जैसे हम मानकर चलें कि इंसान जब चलता है, वॉकिंग जो है वो भी एक प्रकार के घर्षण के कारण ही पॉसिबल है। तो अधिकतर या हम कह सकते हैं लगभग सभी कार्यों में जहाँ पर भी सापेक्ष गति देखी जाती है वहाँ पर घर्षण हमेशा से स्टडी किया जाता है। कई सारे इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, कई सारे इसके नुकसान भी हो सकते हैं। घर्षण को हम चेंज भी कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। आप फ़ायदे के रूप में तो ये देख लो, जैसे एक एग्जांपल अपन ने दिया कि वॉकिंग हमारा जो है, जब हम चलते हैं तो चलना घर्षण के कारण ही पॉसिबल है। और अगर सरफेस पर आपको अच्छी ग्रिप चाहिए, अच्छी पकड़ चाहिए, तो घर्षण को वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। कि जैसे जब हम रनिंग वगैरह करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, वहाँ पर हमको सरफेस से अच्छी ग्रिप की आवश्यकता होती है, इसलिए हम स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं, वो जूते जिनमें नीचे से कीलें लगी हुई होती हैं, तो वो आपकी पकड़ को, घर्षण को एक तरह से मजबूत करते हैं। नुकसान की बात करें तो हम ये कह सकते हैं जैसे मशीन्स वगैरह होती हैं, मशीन में घर्षण के कारण रियर एंड टियर या फिर मशीनों के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर हम उनको लुब्रिकेट करते हैं, वहाँ पर हम कुछ ऑयल वगैरह डालते हैं, ग्रीस वगैरह डालते हैं, तो वो भी क्या है, एक चीज़ से घर्षण को कम कर रहा है। तो घर्षण कंपलसरी है कि जहाँ पर भी हमारे पास सापेक्ष गति होगा, जहाँ पर भी रिलेटिव मोशन होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा, वहाँ पर घर्षण काम करेगा। तो आइए घर्षण के बारे में थोड़ी अपन बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि घर्षण जो है वह एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है, एक प्रकार का बाह्य बल है। हम जब सिस्टम के अंतर्गत किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिनेरियो को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर घर्षण को एज अ एक्सटर्नल फोर्स ट्रीट करा गया है, बाह्य बल के अनुसार इसको पढ़ा जाता है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि घर्षण सदैव सापेक्ष गति का विरोध करता है। गति से घर्षण का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी सापेक्ष गति होगी, एक दूसरे के सापेक्ष हम गति का अध्ययन करेंगे, तो सापेक्ष गति का हमेशा विरोध करना है किसके पास है, घर्षण के पास है। जो फ्रिक्शन होगा ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। दूसरी चीज़, फ्रिक्शन जो होता है हमारे पास वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर आपने बहुत ही स्मूथ सरफेस बना रखा है, बहुत ही चिकना सरफेस बना रखा है, तो वहाँ पर आदमी का वॉकिंग, आदमी का चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको अच्छी ग्रिप नहीं मिल पा रही है, अच्छा पकड़ नहीं मिल पा रहा है। और अगर सरफेस को खुरदुरा कर दिया जाए, ठीक है, रफ एंड टफ कर दिया जाए, तो वहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो सतह की प्रकृति हमारे पास कैसी है, उसके आधार पर हम फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास फ्रिक्शन का एक बेसिक नॉमेनक्लेचर हुआ और हमने देखा कि यहाँ पर याद रखने लायक चीज़ ये है कि फ्रिक्शन हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करेगा। आइए फ्रिक्शन को हम समझते हैं। जैसे आपके पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक हमने रख दिया, ये ब्लॉक रखा हुआ है, और जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये घर्षण रहित सतह नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पास काम कर रहा है, कुछ ना कुछ घर्षण काम कर रहा है। हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को मूव कराना चाहते हैं, इस ब्लॉक को गति कराना चाहते हैं। आपने ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करा। अब होगा क्या, अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो के रूप में देखें कि जैसे ये डस्टर अगर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो जैसे जैसे मैं फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये सडनली मूव करना शुरू नहीं करेगा, ये एकदम से आपके पास गति नहीं करने वाला है। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके बाद में यदि आपने फोर्स को इंक्रीज करा तो ये मोशन करना शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे आप बाहरी बल को बढ़ाते जाओगे, इसकी जो वेलोसिटी वगैरह है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इस पूरे केसेस को हम फ्रिक्शन के थ्रू ही समझ रहे हैं कि हमने माना कि ये ब्लॉक जब गति कर सकता है तो वो नेट फोर्स के अधीन गति कर सकता है। ठीक है, हमने एक फोर्स अप्लाई करा इस तरीके से, माना हमने फोर्स कितना अप्लाई करा है, F1 अप्लाई करा है। जब तक आपके पास F1 का नाम इस F नेट के मान से कम होगा तब तक ये ब्लॉक गति नहीं करेगा। इसका मतलब कोई ना कोई बल एक ऐसा होना चाहिए जो इस F1 के प्रभाव में इस ब्लॉक को स्थिर रखे हुए, इस ब्लॉक को गति नहीं करने दे रहा है। और वो जो गति नहीं करने दे रहा वाला बल है वही अपने आप में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि आपने क्या करा, F1 फोर्स अप्लाई करा। भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हमने एक पॉइंट साइज के अकॉर्डिंग ब्लॉक को मान लिया।
हमने इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई करा है और F1 का मान हमने पहले से पता है कि साहब ये फोर्स जब आप लगाओगे तो ये मोशन करना चाहिए कि जब तक आपके पास F1 की वैल्यू इस F नेट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये F1 आपने अप्लाई करा, इस केस की अपन बात कर रहे हैं, और F1 अप्लाई करा तो कुछ ना कुछ बल है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है। हमने पढ़ा कि घर्षण बल हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस सतह के रेस्पेक्ट में, इस सतह के प्रभाव में बल जो है, ब्लॉक जो है वो आगे की ओर मूव करना चाहता है, तो इसकी सापेक्ष गति इस सतह के प्रभाव में आगे की ओर हुई, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा काम करा, पीछे की ओर काम करा। ये एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपने बल लगाया, ब्लॉक जो था वो सतह के प्रभाव में इस बल के कारण आगे की ओर मूव करना चाहता था, तो सापेक्ष गति का विरोध हमारे पास किस दिशा में प्राप्त हो गया, उसके विपरीत दिशा में प्राप्त हो गया। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को गति नहीं करने दे रहा है, इसकी गति का विरोध कर रहा है, इसकी सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। तो फ्रिक्शन, घर्षण हमेशा वे बल माने गए हैं जो सापेक्ष गति का आपके पास विरोध करते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस चीज़ को देख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब हम पहला केस मानकर चल रहे हैं कि जब हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं कि जो बाह्य बल आपने लगाया वो इस नेट फोर्स से कम था, ठीक है, मतलब यहाँ पर ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक गति नहीं कर रहा है, तो इसको इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि जो बाह्य बल का मान है वो इस फ्रिक्शन से क्या कहते हैं, कम है। कि फ्रिक्शन ने क्या करा, इस फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को रोक कर रखा हुआ है। फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है, वह इस ब्लॉक की सापेक्ष गति का विरोध कर रहा था, और हमने कहा कि ये वो कंडीशन है जहां पर ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, तो इस हिसाब से जो घर्षण बल है वो भी क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, तभी तो ये इसको गति नहीं करने दे रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम ले लेते हैं कि जब हमारे पास इस F1 की वैल्यू नेट फोर्स के बराबर हो जाए, अब क्या होगा, ये वो सिचुएशन आ जाएगी जहां पर ब्लॉक इज जस्ट ट्राई टू मूव, अभी तक गति हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके पास इस F1 की वैल्यू को नेक्स्ट इंस्टेंट पर F नेट से बढ़ाया जाएगा तो ब्लॉक गति करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, अभी तक ब्लॉक यहाँ पर भी गति नहीं कर रहा था, ब्लॉक इस कंडीशन में भी गति नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लॉक गति के लिए तैयार हो चुका है कि जैसे ही F1 की वैल्यू ज़्यादा हुई, F1 की वैल्यू जैसे ही F नेट से ज़्यादा होगी, हमारे पास ब्लॉक क्या होगा, गति करना प्रारंभ कर चुका होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर्षण आएगा वो घर्षण एक तरीके से F1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि जिस प्रकार से यहाँ पर घर्षण बल का मान ज़्यादा था वहाँ पर बराबर हो गया, लेकिन ब्लॉक ने अभी तक गति नहीं करी है। तीसरा केस हम ये ले लेते हैं कि जैसे ही आपने बाह्य बल का मान इस F नेट से ज़्यादा कर दिया तो ब्लॉक क्या करा, गति करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब गति करना प्रारंभ कर दिया तो आप ये कह सकते हो कि जो घर्षण बल था, ऑफकोर्स इसका मान आरोपित बल से कम हो जाएगा। भाई वो बल बढ़ गया तभी तो एक तरीके से गति करना प्रारंभ कर चुका है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन के तीन केसेस को हमने समझा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन इस लगाए गए बल से ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लॉक गति नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन का मान लगाए गए बल के जस्ट बराबर हो गया, इसका मतलब जो ब्लॉक है वो गति करना प्रारंभ कर सकता है, वो रेडी हो रहा है, वो तैयार हो रहा है गति करने के लिए, और इस केस में ब्लॉक ने गति करना प्रारंभ कर दी। तो अगर इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन के टाइप्स को स्टडी करें, फ्रिक्शन के प्रकार को स्टडी करें, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा था, घर्षण काम कर रहा था, इसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। हिंदी में क्या नाम है इसका, स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास घर्षण का नाम होता है सीमांत घर्षण, इसको कहते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सी कंडीशन आ गई, सीमांत घर्षण की कंडीशन आ गई। और जब ब्लॉक गति कर चुका है तो इस केस में जो घर्षण का नाम है वो क्या लिख दिया गया, गतिक घर्षण या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर। तो हमने देखा कि जब आप स्थैतिक घर्षण की बात कर रहे हो तो ब्लॉक गति नहीं कर रहा है, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है। जब आप सीमांत फ्रिक्शन की बात कर रहे हो, जब आप सीमांत घर्षण की बात कर रहे हो तो ब्लॉक इज रेडी टू मूव, ब्लॉक जो है वह गति करने के लिए तैयार हो चुका है। और जब आप गतिक घर्षण की बात कर रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो, तो ब्लॉक गति करना प्रारंभ कर चुका है, ब्लॉक गति कर रहा है। तो इन तीनों केसेस में, अगर इन तीनों केसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गति नहीं हो रही है, ब्लॉक अभी भी रुका हुआ पड़ा था।
ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक जो है वह गति करने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन एक्चुअली गति तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास गति नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास गति जो है वह प्रारंभ हो चुकी है, गति आपके पास तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, ब्लॉक ने आसानी से गति करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो एक और चीज़ समझने वाली बात ये होती है कि सपोज हम आगे इसको न्यूमेरिकल वे में भी समझेंगे, यहाँ पर थ्योरेटिकल वे में समझ लेते हैं। अब ये जो फ्रिक्शन है इसका कुछ ना कुछ मान तो निकल कर आएगा भाई, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू होगी जो कि अपन दिए गए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि साहब ये जो फ्रिक्शन था, इस फ्रिक्शन का मान सपोज 6 न्यूटन था। ये जो घर्षण बल है, इस घर्षण बल का मान कितना है? 6 न्यूटन है। हमने जब तक F1 की वैल्यू को 6 न्यूटन से ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक ब्लॉक मोशन नहीं करेगा, तब तक ब्लॉक गति नहीं करेगा। अब आपने क्या करा, ये ब्लॉक रखा हुआ था जिसके लिए फ्रिक्शन हमने अज्यूम कर लिया कि घर्षण बल का मान कितना है? 6 न्यूटन है। हमने इसके ऊपर बल अप्लाई करा। अब बल हम क्या करेंगे? 0 से बढ़ाएंगे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरह की सिचुएशन होगी। बल को हम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके पास बल को बढ़ाया गया, जब तक बल का मान 6 न्यूटन से कम है तब तक गति नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे ही बल का मान 6 न्यूटन के बराबर पहुंचा तो ब्लॉक इज़ रेडी टू मूव, ब्लॉक गति के लिए तैयार हो चुका है। और जैसे ही बल का मान 6 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, ब्लॉक गति करना प्रारंभ कर देगा। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने बात करी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण की, ये स्टैटिक घर्षण सेल्फ एडजस्टिंग है। ये अपनी वैल्यू को कंटिन्यू क्या कर रहा है? एडजस्ट करता जा रहा है। कि हमने कहा कि सपोज लगाया गया बाहरी बल कितना है? 4 न्यूटन है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी है? 6 न्यूटन है। लेकिन जब हम 4 न्यूटन के सापेक्ष स्टडी कर रहे हैं तो स्टैटिक घर्षण भी हमारा कितना प्राप्त हो गया? 4 न्यूटन प्राप्त हो गया। अब जाहिर सी बात है, गति कराने के लिए 6 न्यूटन की आवश्यकता थी, आपने 4 न्यूटन बल लगाए, ये गति नहीं करने वाला है, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्थैतिक घर्षण होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है। ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। हमने कहा कि ब्लॉक को मूव कराने के लिए जो अधिकतम बल चाहिए था वो 6 न्यूटन से ज़्यादा का चाहिए था। 6 न्यूटन हमारे पास क्या हो गया? फिक्स हो गया, लिमिट हो गई एक तरीके से। इसलिए यहाँ पर जो 6 न्यूटन आपके पास माना गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम? घर्षण का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात यदि बाहरी बल को बढ़ा दिया जाए तो गति करना प्रारंभ हो जाएगी। उस घर्षण के मान को क्या कह रखे हैं हमने? एक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रखा है, सीमांत घर्षण बोल रखा है। और सीमांत घर्षण मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और बात कर लिया अगर गतिक घर्षण की, तो जैसे ही बाहरी बल को 6 न्यूटन से ज़्यादा करा गया तो गति अपने पास प्रारंभ हो गया। बात क्लियर? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्थैतिक घर्षण है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। ये अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। घर्षण का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात यदि बाहरी बल को बढ़ा दिया जाए तो वो गति प्रारंभ कर दे, तो उस घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो 6 न्यूटन था, ये 6 न्यूटन घर्षण का मान था, तो ये एक्चुअली क्या है? ये सीमांत घर्षण की वैल्यू है कि बाह्य बल 6 न्यूटन से जैसे ही ज़्यादा होगा गति अपने पास प्रारंभ हो जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वो केस तो क्लियर है कि आपके पास आराम से अपने पास फ्रिक्शन जो मोशन है वो प्रारंभ हो चुका है, गति प्रारंभ हो चुकी है। तो इस तरीके से घर्षण जो है उसके 3 प्रकार को समझाया गया है। 3 प्रकार माने गए हैं घर्षण के: स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। एक एग्जाम्पल हमने लिखा था और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही हमने क्या कर लिया? घर्षण को एक ऑरली वे में, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा। अब जब हम घर्षण की बात कर रहे हैं तो घर्षण के लिए हमको इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो घर्षण है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो घर्षण बल होता है वह प्रतिक्रिया बल के समानुपाती है। सतह की जितनी प्रतिक्रिया आएगी घर्षण उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। बात क्लियर? कि घर्षण बल हमेशा क्या माने गए हैं? सतह के द्वारा प्रतिक्रिया बल के समानुपाती माने गए हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि घर्षण सापेक्ष गति के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। और अगर सापेक्ष गति अपने पास है तो 2 वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में भी होंगी। जहां पर कांटेक्ट है वहां पर प्रतिक्रिया बल भी काम में आएगा। तो घर्षण को क्या माना गया है? प्रतिक्रिया बल के समानुपाती माना गया है।
आप समानुपाती साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट काम में लिया जाता है, इसको अपन नाम रख देते हैं म्यू, और इस म्यू को बोलते हैं हम घर्षण नियतांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू हमारे पास क्या कहलाता है? घर्षण नियतांक कहलाता है। अब बात की जाए ये घर्षण नियतांक के साथ इसका मात्रक बताओ, विमीय सूत्र बताओ, तो हम ये लिख सकते हैं कि म्यू बराबर क्या निकल गया? F/n। ये भी बल था, ये भी बल है, बल और बल कैंसिल हो गए, तो ये एक तरीके से यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई मात्रक नहीं है, और मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो म्यू है आपके पास, ये म्यू यहाँ पर क्या होता है? विमाहीन राशि होती है, साथ ही साथ मात्रकहीन राशि होती है। ठीक है, जो म्यू अपने पास है वो क्या है? एक तो विमाहीन राशि और एक मात्रकहीन राशि है। तो घर्षण के लिए जब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा गया वो चीज़ क्या है? F = μn, जहाँ पर n का मतलब क्या था? प्रतिक्रिया बल था, और प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत आएगा, ये बात ध्यान रखनी। बात क्लियर कि यह आपके पास क्या है? प्रतिक्रिया बल है। प्रतिक्रिया हमेशा सतह के लंबवत होती है, जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। अब जब हमने घर्षण के 3 प्रकार बताए थे, पहला हमने बोला था स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की गई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए यह हमने लिखा म्यू एफ एस, एस फॉर स्टैटिक, वैल्यू क्या बन जाएगी? म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस का मतलब क्या है? स्थैतिक घर्षण नियतांक, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर स्टैटिक घर्षण नियतांक हो गया। दूसरा हमने लिखा था सीमांत घर्षण, जिसको हमने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सीमांत घर्षण के लिए हम फॉर्मुलेशन क्या बना सकते हैं? फॉर्मुलेशन बना सकते हैं F लिमिटिंग = म्यू लिमिटिंग इंटू एन, जहाँ पर म्यू लिमिटिंग का मतलब क्या बन जाएगा? सीमांत घर्षण नियतांक। और तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी चीज़ पढ़ी थी हमने गतिक घर्षण। ठीक है, तो गतिक घर्षण के लिए हमारे पास फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा? K फॉर काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब गति, दैट इज इक्वल टू μk इंटू एन, जहाँ पर μk का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? गतिक घर्षण नियतांक। बात समझ में आई? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लिखते हैं म्यू एस इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लिखते हैं म्यू लिमिटिंग इंटू एन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखा जाता है म्यू के इंटू एन। ये है स्थैतिक घर्षण नियतांक, सीमांत घर्षण नियतांक और गतिक घर्षण नियतांक। बात क्लियर? यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। बाकी सारी की सारी चीज़ें, बाकी सारे के सारे जो फ्रिक्शंस हैं ये कांस्टेंट है, ये किसी ना किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए एक और बात यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ये दोनों परिस्थितियाँ थी, इन दोनों परिस्थितियों में गति तो हुई नहीं थी अब तक। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन में भी ब्लॉक जो था वो स्थिर रखा हुआ था, लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी ब्लॉक गति नहीं कर रहा था, लेकिन गति के लिए रेडी हो रहा था। गति तो केवल इसी केस में हो रही है। तो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन को, फ्रिक्शन की दिशा को किस तरीके से निर्धारित करोगे? देखिए होगा क्या कि हमने ये देखा कि इन दोनों के लिए भी फ्रिक्शन की दिशा को निर्धारित करा जा सकता है, और वो फ्रिक्शन की दिशा वह होगी जो संभावित गति का विरोध करेगी। गति तो एक्चुअली इस केस में ही हो रहा है, इसके लिए तो फ्रिक्शन आप डिफाइन कर दोगे कि साहब यहाँ पर जो गति के विपरीत दिशा है वो फ्रिक्शन की, घर्षण की दिशा है, लेकिन यहाँ पर तो गति हो ही नहीं रहा था, यहाँ पर तो ब्लॉक स्थिर रखा हुआ था। इसलिए इनके लिए जो घर्षण की दिशा है वो संभावित गति का विरोध कर रही है। ठीक है, कि गति जिस दिशा में होने वाला है उसका रोक के रखा हुआ है, उसका विरोध करके रखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है कि ये ब्लॉक रखा हुआ था, हमने बल लगा दिया, तो संभावित गति की दिशा तो यही होनी चाहिए। तो स्टैटिक घर्षण और सीमांत घर्षण, इन दोनों की गति की, इन दोनों घर्षण बलों की दिशा क्या हो गई? संभावित गति को विरोध करने की दिशा यहाँ पर अपने लिख दी। ठीक है, और यहाँ पर जब गति हो रही है कि ये ब्लॉक आपने रखा, ये ब्लॉक इस तरफ से गति कर रहा था, तो घर्षण क्या लग गया? पीछे की ओर लग गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से
घर्षण बल जो होता है वो हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है, लेकिन जब अपन डिटेल में घर्षण को स्टडी करते हैं तो हमारे पास स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शंस, यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है, तो गति को निर्धारित कर दिया गया कि जो संभावित गति की दिशा होनी चाहिए उस संभावित गति का यहाँ पर विरोध करेंगे ये दोनों फ्रिक्शन। और यहाँ पर हमको पता है कि गति हो चुकी है तो ऑफकोर्स गति का विरोध करना इस गतिक घर्षण का पार्ट है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट है। कोई दिक्कत? अब देखिए कि जब हमने फ्रिक्शंस के 3 टाइप मान लिए, फ्रिक्शन के घर्षण के 3 प्रकार लिख लिए, तो वही केस अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ था, धीरे धीरे बल को बढ़ाया गया और हम तब तक देख रहे हैं कि आपने शून्य से बल बढ़ाना शुरू करा और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके बाद में ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं घर्षण तो लग ही रहा होगा इसके ऊपर। ये आपने बल लगा दिया और ये फ्रिक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इस केस के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि फ्रिक्शन का ग्राफ किस तरीके से देखा जाए। तो देखिए, सपोज ये हमारे पास फ्रिक्शनल एक्सिस है और ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है कि बाहरी बल लगा रहे हैं हम, ठीक है। हमने कहा कि बाहरी बल को बढ़ाया, घर्षण आपके पास स्टैटिक कंडीशन में था, स्टैटिक अवस्था में था, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा था, ठीक है। बढ़ाते जाओगे, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा होगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके बाद में यदि हमने फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया तो ब्लॉक गति करना प्रारंभ कर देगा। तो ये वो स्थिति है जहां पर ब्लॉक गति करना प्रारंभ कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद में बल बढ़ाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ब्लॉक की गति तेज होती जाएगी। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ अपन को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ब्लॉक गति नहीं कर रहा था, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का, घर्षण का वह अधिकतम मान जिसके बाद में ब्लॉक गति करना शुरू कर देता है, तो ये क्या आ गया? सीमांत घर्षण आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। और उसके बाद में जब ब्लॉक गति कर रहा है तो ये क्या है? एक तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ग्राफ अपन ने प्लॉट कर दिया, तो इसको आप एक्सटर्नल फोर्स मान लो, इसको फ्रिक्शन मान लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? ये आ गया हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? ये आ गया हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब तक ब्लॉक गति नहीं कर रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। मैंने एक बात बोली थी शुरू में कि जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। तो देखो ये अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रहा है कि हमने एक एग्जांपल लिया कि साहब 6 न्यूटन का बल चाहिए किसी भी ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो 0 से 6 न्यूटन तक बल बढ़ाया गया, 0 से लेस देन 6 न्यूटन तक बल बढ़ाया गया, तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, वो ब्लॉक को गति करने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। और जैसे आप 6 न्यूटन के बराबर पहुँचे, तो जैसे हम 6 न्यूटन के बराबर पहुँच जाएंगे तो ब्लॉक गति के लिए तैयार हो चुका है, वो गति के लिए तैयार हो गया। और जैसे 6 न्यूटन से बाहरी बल को बढ़ाया गया तो ब्लॉक ने गति करना प्रारंभ कर दिया। बात क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं उसके ग्राफ को तीनों टाइप्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। तो हम यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी। साथ ही साथ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होता है। बात क्लियर? तो ये ग्राफ आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस के ग्राफ कहलाते हैं और टाइप्स को हमने बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा और सिंपल सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो इधर, ये हमारे पास ब्लॉक रखा गया है, ये ब्लॉक रखा गया है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और आगे जाकर इसी के अकॉर्डिंग तीनों केसेस को अपन स्टडी करने लग जाएंगे। देखना, ये ब्लॉक रखा गया, सपोज ब्लॉक कितना है? 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। आपने एक बल लगा दिया F, ये फोर्स लगा दिया हमने F। सवाल पूछा गया, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर सतह और ब्लॉक के बीच में जो घर्षण नियतांक है वो दे दिया स्थैतिक घर्षण के लिए तो 0.2 और काइनेटिक घर्षण के लिए हमारे पास दे दिया सपोज 0.1। ये वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में।
अब होना क्या चाहिए, सवाल ये पूछा गया कि F का वह मान बताइए जिसके लिए जो ब्लॉक है वो गति करने लग जाए, या फिर ये पूछ सकते हैं कि F का वह मान बताइए F के किन मानों के लिए ब्लॉक गति नहीं करेगा। ये भी सवाल हो सकता है कि F की किस रेंज के लिए, बाहरी बल की किस रेंज के लिए ब्लॉक गति नहीं करे, और वह मान बताइए कि ब्लॉक गति करने लग जाए। या सवाल ये पूछ सकता है कि इसकी कोई वैल्यू गिवन हो, सपोज ये 5 न्यूटन का गिवन है। सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या 5 न्यूटन के प्रभाव में ब्लॉक गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्लॉक गति नहीं कर रहा है तो घर्षण बल का मान बताइए। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि F का वह मान बताइए जिसके लिए गति करे, या F के वे मान बताइए जिसके लिए गति ना करे। दोनों ही क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये ब्लॉक है अपने पास, इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। mg कितना निकलेगा, 10 × 10 बराबर 100 न्यूटन। तो mg कितना आ गया आपके पास, 100 न्यूटन आ गया। ये हमारे पास सतह दी गई थी, ठीक है। सतह दी गई है तो सतह के लंबवत हमेशा क्या काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। हमने n से शो कर दिया उसको। यह आपने बल लगा रखा था, इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। मोशन इसी तरफ होना चाहिए, तो इसके गति के विरोध में क्या काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। ये फ्रिक्शन काम करेगा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम में FBD है। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, μs × n। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। बात क्लियर। μs हमको दे रखा है 0.2, और n की वैल्यू अगर हम देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग n बराबर क्या है, mg है। तो n बराबर mg यानी कि 100 कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना मिल गया आपको, 20 न्यूटन मिल गया। इसी तरह से बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा μk × n। वैल्यू देखो 0.1 × 100, तो ये कितना मिल गया, 10 न्यूटन मिल गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन है। बात क्लियर। अब होना क्या चाहिए हमको, सबसे पहले सवाल पूछा गया F के किन मानों के लिए ब्लॉक गति नहीं करेगा। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 20 न्यूटन है। इसका मतलब जब F का मान, बाहरी बल का मान 20 न्यूटन से कम होगा तब तक ब्लॉक गति नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी कि जब भी बाहरी बल का मान 20 न्यूटन से कम है तो ब्लॉक की गति नहीं होगी, ब्लॉक गति करने ही नहीं वाला है, ठीक है। F के किन मानों के लिए ब्लॉक गति करेगा, ठीक है। तो जैसे ही F का मान 20 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो ब्लॉक हमारे पास गति करने लग जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ब्लॉक गति करने लग गया, ये ब्लॉक की गति हो गई। बात क्लियर। अगर सवाल में ये होता है कि साहब F बराबर हमारे पास दे रखा है 5 न्यूटन, क्वेश्चन में क्या करते हैं, F बराबर 5 न्यूटन दे देते हैं और पूछते हैं कि ब्लॉक गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर ब्लॉक गति नहीं कर रहा है तो घर्षण बल कितना है वो निकालो। तो देखिए ब्लॉक को गति कराने के लिए क्या चाहिए, 20 न्यूटन से ज़्यादा का बल चाहिए, ठीक है। जबकि बल कितना लगाया गया, 5 न्यूटन लगाया गया, मतलब ये ब्लॉक गति तो नहीं करेगा। और फिर पूछ लिया कि इस स्थिति में ब्लॉक गति नहीं कर रहा है तो स्थैतिक घर्षण आएगा। अब हमने कहा स्थैतिक घर्षण बाहरी बल के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को फिक्स कर लेता है, मतलब बाहरी बल 5 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाता, 5 न्यूटन हो जाता। ये भी एक केस बन सकता था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले FBD बनाओ, FBD बनाकर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपके पास दे रखा है सवाल में तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, बाहरी बल ये चेक करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो गति हो जाएगी और कम है तो नहीं होगी। बात क्लियर। अब इसी में ये पूछ लिया कि सपोज हमारे पास ये जो बल है, ये बल कितना है, 30 न्यूटन का है। सवाल समझते जाओ, एक ही में अपन काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हमने क्या करा, बाहरी बल लगा रखा था 30 न्यूटन और अब 30 न्यूटन में ब्लॉक गति कर रहा है। अगर गति कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका त्वरण निकालो। कि ये सवाल पूछ लिया कि साहब त्वरण कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने वही FBD बनाया, अपना FBD बनाया। हमको पता चला कि घर्षण बल है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन है। अब बाहरी बल 20 न्यूटन से तो ज़्यादा है, मतलब बल मतलब जो ब्लॉक है वो गति कर रहा होगा, वो एक प्रकार से गति करेगा। अब गति अगर कर रहा है तो ये केस तो हमारे पास ख़त्म हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। ब्लॉक गति कर रहा है तो फ्रिक्शन बल हमारे पास कितना चाहिए, भाई गति करता है तो हम क्या काम में लेते हैं, गतिज घर्षण काम में लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन काम में लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 10 न्यूटन का आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ब्लॉक का जो FBD है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि इधर की तरफ तो बल लग रहा था 30 न्यूटन जो सवाल में दिया गया है, और गतिक घर्षण हमारे पास कितना आ रहा है, 10 न्यूटन का आ रहा है जो अपन ने सॉल्व करा है, ठीक है। तो एक्चुअली गति किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी,
ठीक है। अब अगर बात की जाए टोटल फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो टोटल फोर्स कितना है 30 - 10, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान था 10 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन, तो ए बराबर कितना आ गया 20/10 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनाए अपन ने और ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि समझना इस क्वेश्चन को। ये है अपने पास दीवार, ये दीवार है, ठीक है। ये सॉलिड दीवार मान ली, या आपने रख रखा है ब्लॉक, इस तरह से चिपका रखा है, कहीं ना कहीं चिपका तो नहीं रखा। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक दीवार हो गई और ब्लॉक को हमने ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। अब देखो क्या हो, नॉर्मली अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं होता तो ब्लॉक नीचे गिर जाता, ग्रेविटी तो नीचे की ओर काम करता है, सही। हम इसको नीचे गिरने से रोकना चाहते हैं, हम इसको इतना दबाना चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे। प्रैक्टिकली आप घर पे सॉल्व करके देख सकते हो कि आपने दीवार पे एक डस्टर को पकड़ लिया, अगर हम हल्का सा भी फोर्स कम कर दें, अगर हम हल्का सा भी फोर्स कम कर दें तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए हमने क्या करना है, ये फोर्स अप्लाई करना है इस प्रकार से। तो इस फोर्स का मान कितना होना चाहिए कि ये नीचे ना गिरे, यही सवाल है कि ये जो आपने बल लगाया है इसको दीवार से सटाने के लिए, टच कराने के लिए, इसको नीचे गिरने के रोकने के लिए, उस बल का मान कितना होना चाहिए कि ये नीचे ना गिरे। या सवाल ये पूछ सकते हैं कि साहब बल के किन मानों के लिए नीचे गिर जाएगा और किन के लिए नीचे नहीं गिरेगा, ये भी सवाल हो सकता है, जो अपन ने पहले केस में देखा था। हमको ब्लॉक का द्रव्यमान वही 10 किलोग्राम दिया गया है, ये 10 किलोग्राम ब्लॉक का मान है, ठीक है। यहाँ पर जो घर्षण नियतांक है वो 0.1 दे रखा है, ये 0.1 है। अब ब्लॉक की गति को रोकना है, आपको क्या करना है, ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकना है। तो ये जो घर्षण नियतांक होगा वो ऑफकोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। बात समझ में आ रही है कि हम यही तो चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे, और नीचे के ना गिरे तो ब्लॉक तो स्थिर रखा हुआ है, मतलब घर्षण नियतांक कौन सा, ये स्टैटिक है, इस स्थैतिक घर्षण है। आपको यही सवाल में समझना है। हालांकि कई क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें दोनों की वैल्यू सेम रहती है, आपको वही दोनों में यूज़ कर लेना होता है, लेकिन हम इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप इसको ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक घर्षण काम में लेना पड़ेगा, जिसका कोएफिशिएंट हमको सवाल में दिया हुआ है। हमने इस तरफ से बल लगाया था, ये बल लगा दिया F, तो F के किन मानों के लिए नीचे नहीं गिरेगा, एक तरीके से यही सवाल है। तो देखो इसका FBD बनाते हैं सबसे पहले, ये FBD बनाया, ठीक है। ये हो रहा है, नीचे गिर रहा है, देखो तो नीचे की तरफ क्या काम लगा, mg काम लगा, ठीक है। mg जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, तो mg कितना लग गया, नीचे लग गया। अब अगर ये नीचे गिर जाता तो गति की दिशा तो नीचे होती, और घर्षण क्या करता है, गति की दिशा का हमेशा विरोध करता है, ठीक है। ये घर्षण लग गया, ये फ्रिक्शन लग गया F, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। इसको नीचे से ही गिरने से तो रोकना है, तो नीचे गिरने से रोकना है तो घर्षण जो होगा वो आपके पास सापेक्ष गति का विरोध करेगा। तो ये नीचे गिरने से रोक रहा था तो घर्षण ऊपर लग गया। साथ ही साथ आपने ये बल लगा रखा है F, ये देखो ये लगा हुआ, यही तो निकालना है हमको। और दीवार है, ये दीवार है एक्चुअली, तो दीवार क्या करेगी, प्रतिक्रिया बल देगी। प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है, ये प्रतिक्रिया बल लग गया N। FBD में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत है क्या यहाँ पर, कि हमने क्या करा, ये बल लगाया तो ये बल लगा दिया, और सतह दीवार इस प्रकार से, तो दीवार प्रतिक्रिया बल देगा। प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत है, ये सतह के लंबवत लग गया। अरे यही तो डायरेक्शन है लंबवत, ये लंबवत डायरेक्शन आ गई, वो हमने दिखा दी यहाँ पर। अब हम क्या करना चाहते हैं कि F का वह मान निकालना चाहते हैं जिसके लिए नीचे ही ना गिरे, यही तो सवाल है अपना। तो देखो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, F का वह मान निकाल रहे हैं जिसके लिए नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पर देखो अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए तो F इक्वल टू mg और N इक्वल टू F, ये सवाल है। F इक्वल टू हमारे पास क्या है, mg है, और जब नीचे नहीं गिर रहा है तो ये कौन सा था, स्टैटिक था। या फिर μs इंटू n बराबर mg, ये F की वैल्यू लिख ली, ठीक है। n बराबर क्या आ जाएगा, mg अपॉन
म्यू एस सॉल्व कर लो। m का मान है 10 किलोग्राम, g का भी 10 मान लेते हैं, और एफ एस कितना है, म्यू एस कितना है 0.1 है। कितना आंसर आएगा इसका, 1000 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, ये भाई n, इसको न्यूटन लिख लो, कंफ्यूज मत होना, ये न्यूटन लिख लिया अपन ने। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, 1000 न्यूटन। सवाल के अकॉर्डिंग n बराबर क्या है, f है, तो f भी कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन आ जाएगा। f बराबर कितना है, 1000 न्यूटन है। सवाल अपना सॉल्व हो गया, यही सवाल आपको पूछा गया था। अब देखिए एक और सवाल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल से। ये सवाल आप खुद सॉल्व करना, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या होता है, और समझ में आ चुका है तो अगला सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए खुद की तरफ से। देखो कैसे करा अपन ने, ये था नत समतल, मान रख दिया 30 डिग्री, ये ब्लॉक रखा हुआ है, जो कॉफिशिएंट है वो 0.1 दे रखा है। सवाल है घर्षण बल का वह मान बताइए, 10 किलोग्राम। सवाल क्या है, घर्षण बल का वह मान बताइए जिसके लिए ब्लॉक नीचे ना गिरे। नॉर्मली क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एक घर्षण रहित सतह होता, तो घर्षण रहित सतह होता तो ये फिसल कर नीचे आ जाता, ठीक है। लेकिन अब की बार ये घर्षण वाला सतह है, तो हमको घर्षण बल का वह मान बताना है जिसके लिए ये नीचे ना गिरे, ठीक है। इस प्रकार से रखा हुआ है, अगर ये घर्षण रहित होता तो ये फिसल कर नीचे आ जाता, लेकिन अब की बार ये ऐसे ही है, ठीक है। तो हमको घर्षण बल का वह मान बताना है जिसके लिए क्या हो, नीचे ना गिरे। बनाओ एफबीडी। जब एफबीडी बनाया जाएगा तो देखो क्या होगा, एफबीडी बनाते हैं, ये रहा नीचे की तरफ mg, कोई दिक्कत, mg हमेशा क्या करता है, नीचे की ओर काम करता है। हमने ये बना लिया नत समतल, इस प्रकार से नत समतल बना हुआ था, देखो, ठीक है। ये मिल गया प्रतिक्रिया बल n, प्रतिक्रिया को r भी लिख देते हैं, लास्ट लेक्चर में r लिखा था, यहाँ पर अपन n लिख रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये फिसल कर किस तरफ आएगा, नीचे की ओर ही तो आएगा भाई। अगर फिसलेगा तो किस ओर फिसलेगा, नीचे की ओर फिसलेगा, तो गति की संभावित दिशा नीचे की ओर है, ये गति का विरोध करा दिया, ये फ्रिक्शन लग गया, घर्षण लग गया, ठीक है। बस सवाल ही सोल्व हो गया। अब तो ये एक्सिस बना डाले अपन ने, ठीक है। ये एंगल है थीटा यानी कि 30 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट कितना निकलता है, mg कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आता है, ये अपना आता है mg साइन थीटा। बात क्लियर। अब इसको रोकना है, तो रोकने के लिए f बराबर क्या होना चाहिए, mg साइन थीटा के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। f बराबर क्या है, mg साइन थीटा के बराबर है, तो m की वैल्यू देख लो, m की वैल्यू है अपने पास 10 किलोग्राम, g का वैल्यू 10, और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो कितना मिल गया है, 50 न्यूटन, ठीक है। घर्षण बल कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, बस सवाल हो गया सॉल्व। बात क्लियर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रिक्शन के सवालों को सॉल्व किया जाता है। शाम को जो डीपीपी देंगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व करना है, देखना है, आंसर पुट करना है, ठीक है। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।